ओके, सो अपना टॉपिक है आज का इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हालांकि हमने ना बेटा ऑलरेडी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालना सीख रखा है ना। वहां पे हमने देख रखा है कि हम कैसे इनवर्स निकालते हैं एंड हमने उसकी यूनिकनेस के बारे में बात कर रखी थी पहले ही, बट यहाँ पे हम उसका प्रूफ भी देखेंगे, है ना। अब जो हमारे पास में इसकी पहली थ्योरम आने वाली है, दैट इज एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स possess a यूनिक इनवर्स। ठीक है ना, इनवर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, हम उसके थ्योरम्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ध्यान रखना। एंड अगर आपको इनवर्स की दोबारा से डेफिनेशन देखनी भी तो आप बहुत सिंपल वे में उसको देख सकते हो। एंड मतलब सिंपल से ये होता है कि अगर आपके दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे इसमें कह भी सकते हो दैट अब स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix of order n is invertible a square matrix of order n is invertible if there exists a square matrix b, if there exists a square matrix b। एंड बेटा ये कंडीशन ध्यान रखना कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए, वो भी है ना। तो आप भले चाहो तो लिख सकते हो ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए, है ना, ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए सच दैट। अब ये कंडीशन जो आने वाली है आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दैट इज ए बी जो होना चाहिए वो आपका बी ए के बराबर होना चाहिए, और वही आपका आई एन के बराबर होना चाहिए, है ना। तो हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के टाइम पे चीजें पढ़ ली थी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब इसकी जो यहाँ से हम क्या रिजल्ट लिखते हैं वो भी मेरे को दोबारा बताता हूँ आपको। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो ए इनवर्स है वो आपका बी के बराबर है, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका बी इनवर्स है वो आपका ए के बराबर। इट्स वन एंड द सेम थिंग। मतलब ए एंड बी आर बोथ इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, कुल मिला के अगर हम बात करें तो, है ना, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये हमें अच्छे से पता है। अब अपन इसकी थ्योरम्स चेक करते हैं ना, इसकी यूनिकनेस वाली जो थ्योरम आती है उसको ध्यान से देखना। मैं थ्योरम पे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं डाल रहा क्योंकि आर डी शर्मा बेस्ड थ्योरम्स हैं। एनसीईआरटी में तो ये थ्योरम्स है ही नहीं, तो नंबर डालने का सेंस बनेगा नहीं, है ना। अब तो बस सिंपल मेरा थ्योरम वर्ड ही लिखूंगा। स्टेटमेंट जरूर अपन इसका लिखेंगे दैट एवरी, फर्स्ट इसका स्टेटमेंट है बेटा, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स possesses a unique inverse। एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स possesses a unique inverse। अब इसको प्रूव करना बहुत आसान है। ठीक है, आपको याद होगा जब आप लोग 10th क्लास के अंदर, है ना, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करते थे या रूट थ्री को इरेशनल प्रूफ करते थे, तो अपन, है ना, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इस्तेमाल करते थे। हम पहले से ये मान के चलते थे कि वो रैशनल नंबर है, जबकि हमको उसको प्रूव इरेशनल करना होता था। ठीक है ना, मतलब हमें ना अगेंस्ट में जाते थे। अब यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि हर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अपन क्या करेंगे ना, इसके अपन यूनिक इनवर्स नहीं मानेंगे, हम इसके दो इनवर्स मान के चल लेंगे पहले से, है ना। जो भी हम लोग मैट्रिक्स लेंगे हम लोग इसके दो इनवर्स मान के चलेंगे, हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स of order n such that matrix B and C
आर इट्स टू इनवर्स। ठीक है ना, ये हमने इधर मान लिया, ये हमारा इधर अजम्पशन था। अगर हम लोग अपनी अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग था। तो वहां से हम लोग ये डिफाइन कर पाएंगे, ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ, हर इनवर्टिबल मैट्रिक्स का एक ही यूनिक इनवर्स होता है, दो दो इनवर्स पॉसिबल नहीं हो पाता। अब ये बहुत आसान है। अब देखो, अगर क्योंकि मैंने बी और सी दोनों को मैंने क्या करा ना, इसका इनवर्स माना है, तो यहाँ पे अपन सिंपली एक बात उल्टा कह ही सकते हैं, अगर बी इसका इनवर्स है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, दिस विल बी इक्वल टू आई एन, है ना। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, अगर सी बी इसका इनवर्स है तो कि ए सी विल बी इक्वल टू सी ए विल बी इक्वल टू आई एन। यहाँ पे सेकेंड रिलेशन हमारे पास में आ जाएगा। अब कुछ ज्यादा खास हमें इधर करना नहीं है, हम सिंपल यहाँ पे है ना इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे एक पर्टिकुलर कंसेप्ट का। कंसेप्ट हमारे पास में सिंपल सा यही है, ध्यान से देखना। ये जो इधर आपको ए बी दिखाई दे रहा है, आप ए बी को आई एन के बराबर ले लो या फिर बी ए को आई एन के बराबर ले लो, फर्क तो पड़ता नहीं है। मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू आई एन। अब यहाँ पे आपको बेसिकली है ना प्री मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस तरीके से, अगर मैं दोनों तरफ बेटा प्री मल्टीप्लाई कर दूं, भाई अगर आप यहाँ से ए सी इक्वल टू आई एन लेते हैं तो मैं प्री मल्टीप्लाई बाय बी कर देता, क्योंकि मुझे कुल मिला के बी और सी को इक्वल प्रूव करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ए बी है मेरे पास में, सी नहीं है ना, तो इधर अपन लिख देते हैं कि अब यहाँ पे अपन बेटा प्री मल्टीप्लाई करेंगे सी से, है ना, क्योंकि यहाँ पे सी सी मिसिंग है मेरे पास, तो मैं सी से प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ हमारे पास में आएगा सी टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल टू सी इंटू आई एन। किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो तो चेंज तो होता ही नहीं है, वही मैट्रिक्स वापस आता है। अब यहाँ सी इंटू ई में अपन लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी ए इंटू बी, और सी इंटू आई एन तो सी के बराबर ही होगा। अब बेटा ये जो आपको सी ए दिखाई दे रहा है, ये सी ए तो हमारे पास में आई एन के बराबर है खुद ही, तो ये हमारे पास में आ जाएगा आई एन इंटू बी इक्वल टू सी। अगेन आई को किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, सेम वही मैट्रिक्स वापस मिलता है, हमारे पास में आ जाएगा बी। अब हमने तो बेटा यहाँ पे बी और सी को इसके दो अलग अलग इनवर्स माने थे, और यहाँ पे हमारे पास में आया उसी फैक्ट को यूज करते हुए जो हमने अजम्पशन किया था, हमने उसी को इस्तेमाल किया और हमारे पास में बी और सी बराबर आ गया। अभी तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हुई। अभी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था। देयरफॉर एवरी invertible matrix has its unique inverse। ये चीज हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हमने बेटा है ना कंसेप्ट पढ़ा था सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, राइट। हमने बात की थी जो आपके सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होती है, तो उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमने ये भी बात करी थी, एक फॉर्मूला भी मैंने लिखा था आपके सामने। तो अपन उसी कंसेप्ट के ऊपर एक थ्योरम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखना। आपकी थ्योरम है ये, नंबर आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल देना थ्योरम पे, जो भी आपको सही लगे ना। A square matrix is invertible if it is non-singular. A square matrix is invertible if it is non-singular। अब बेटा यहाँ पे जो if की स्पेलिंग इस्तेमाल करी गई है वो है आई डबल एफ। आपको इसका मतलब पहले ही बताया जा चुका है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। मतलब ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये दोनों तरफ से है ना प्रूफ करा जा सकता है, और इसको हम दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर होगा, या फिर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तब भी वो इन्वर्टिबल होगा, है ना। ये यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन होता है, ध्यान रखना। इसका अपन प्रूफ देखते हैं।
बहुत ही आसान है, तो वो डिफिकल्ट है नहीं इसमें ना, तो ध्यान से समझना। अब हम ये अपन इसको ट्रू मानते हुए चलते हैं ना कि हमारे पास में एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब अगर बेटा ये अपने पास में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका कोई इन्वर्स भी तो एक्सेस करेगा ही करेगा, है ना। देन क्या स्पेलिंग होगी, देन देयर exists a matrix B such that जो ए बी होगा वो बी ए के इक्वल होगा, और वही आपके पास में आई के बराबर होगा। आई का ऑर्डर वही है जो ए का ऑर्डर है ना, मैंने इधर ऑर्डर नहीं बताया है, एन समझ जाना कि एन ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर इधर बेटा आप कोई से भी एक पार्ट लेके चल सकते हो ना, ए बी इक्वल टू आई लेके चल रहे हो यहाँ पे आराम से। ए बी मेरे पास यहाँ पे आई के बराबर है। अगर बेटा मैं दोनों तरफ इधर डिटरमिनेंट वैल्यू ले लूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। अब बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी इक्वल टू, अपने पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। आई का डिटरमिनेंट वैल्यू वन होती है। अब बेटा दो नंबर्स का प्रोडक्ट वन आ रहा है तो डेफिनेटली दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, दिखती सी बात है। therefore determinant A cannot be zero as well as determinant B cannot be zero, क्योंकि दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट ही बना सकता है। अगर एक भी जीरो हुआ तो वन आ ही नहीं पाएगा कभी भी हमारे पास, ठीक है। तो अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है तो आप फिर कह सकते हो therefore A is a non singular matrix, राइट। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया था बेटा, हमने ना ए को इन्वर्टिबल माना था और उसके बाद हमने ए को नॉन सिंगुलर प्रूफ कर दिया। ये हम लोग फर्स्ट तरीके से चले। अपन बेटा इसको रिवर्स में भी ले सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं, इसको अपन रिवर्स में चलते हैं। अब अपन है ना ए को नॉन सिंगुलर मानेंगे, फिर अपन क्या करेंगे ना, इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे, अपन उसका इन्वर्स फाइंड कर लेंगे कुल मिला के, ठीक है। चेक करना कैसे, ऑल्टरनेटिवली लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर एक अपन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ए तो जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता हमारे पास में, ठीक है। नाउ अब बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी सबसे पहली क्लास जो एडजॉइंट की देखी थी ना, हमने वहां पे थ्योरम देखी थी एडजॉइंट के बारे में। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम देखी थी हमने कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने कल भी पढ़ा था, वैसे बता दूं मैं आपको, ये आपका किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट एक से इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन, ये इसके बराबर आपके पास में होता है। आप कोई सा भी दो, आप चाहो तो तीनों तरफ ले सकते हो या कोई सी भी दो चीजें ले लो, इसमें तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब फर्स्ट और थर्ड ले लो, बात बराबर ही पड़ेगी। और अगर तीनों को साथ में लेके चलना है तो वो भी चल सकते हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है ना बेटा, आपको पूरी इक्वेशन को है ना डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना है, ये आपका स्टेप रहेगा यहाँ पे, डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। हम मैट्रिक्स से कभी डिवाइड नहीं करते हैं, बट डिटरमिनेंट तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो ऑलरेडी डिटरमिनेंट ए है आपके पास, तो यहाँ पे आई एन रह जाएगा। अब बेटा इसको ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो, इस डिटरमिनेंट ए को है ना एडजॉइंट के साथ में ले लो, ऐसा क्यों, अभी आपको वो भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं ए को सेपरेट रख लूं, यहाँ पे मैं कर दूं वन अपॉन डिटरमिनेंट ए टू एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने ए के साथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे मेरे को ए को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। यहाँ पे आपके पास में जाएगा वन अपॉन डिटरमिनेंट ए टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास में रह जाएगा आई एन, ठीक है ना। अब बेटा आराम से मैं ना पहले इन दोनों को यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ,
चाहो तो सबको साथ में भी कर सकते हो, तो फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा कुछ। अब देखो, एडजॉइंट ऑफ आपका एक मैट्रिक्स होता है और अपॉन में डिटरमिनेंट है, तो ये है तो आपका एक मैट्रिक्स ही ना घूम फिर के, ये तो है तो एक मैट्रिक्स ही, और ए भी आपका एक मैट्रिक्स ही है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई के बराबर आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे के क्या हो, इनवर्स हो। ये चीज आपकी यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। हमने थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ये तो हमारे पास में इनवर्स की डेफिनेशन होती है, राइट। तो आप इसको चेक कर लो बेटा, इसको मैं पूरे को बी मान लेता हूँ यहाँ पे, तो जाएगा आपके पास में ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। हमने बी किसको मान लिया, इसको इसको हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बी मान लिया। तो इसका सिंपल सा एक ही तो मतलब निकल के आता है, देयरफॉर जो आपके पास में ए इनवर्स है ना, ये बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बी की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से बेटा वो बेसिकली रिलेशन हमारे पास में निकल के आता है। ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई का यही तो मतलब है कि ए इनवर्स बी के बराबर है। तो ये देखो हमने तो इसको प्रूव कर दिया। सो इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट्स इनवर्स इज गिवन बाय 1/डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब है ना अपन एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें अपन इनवर्स फाइंड करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब भी बेटा आप इनवर्स फाइंड करना चाहो एडजॉइंट वाले तरीके से, जो भी अपने सामने फॉर्मूला आया था इस तरीके से, तो हमेशा है ना उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि अगर वो जीरो आ गई फिर तो हमें इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं, अपन एक लाइन में अपने आंसर को खत्म कर सकते हैं कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। तो हमेशा पहले ये चेक कर लेना कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। इस्तेमाल तो बाद में हम कर ही लेंगे उसके, तो ऐसे कुछ बुराई तो है नहीं कि कुछ हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, है ना। बट अगर किस्मत से आंसर जीरो आ गया, इनवर्स निकालना ही नहीं पड़ेगा, एक लाइन में आंसर लिख देंगे, पूरे पूरे मार्क्स में मिल जाते हैं उससे हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस एग्जांपल को, इसमें लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अभी तो 2x2 के मैट्रिक्स आया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में कुछ यहाँ पे ऐसा दे रखा है 2 -1 3 एंड 4। अब भाई देखो, सबसे पहले अपन इसके ना डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं निकालना। ये हो जाएगी हमारे पास में 8 + 3 दैट इज 11। तो ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब बेटा ए इनवर्स निकालने का जो तरीका होता है हमारे पास में क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यार अपन ने है ना ऑलरेडी 2x2 के मैट्रिक्स का डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का तरीका सीख रखा है। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है, हमने सीधे सीधे सीखा था। किसी ना किसी के एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, किसी ना किसी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो आपके हो जाएंगे इंटरचेंज। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2, नॉन डायगोनल के साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3। तो एक झटके में हमारे पास में एडजॉइंट आ गया, डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास में है ही। अगर आपको इनवर्स निकालना है तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 1/11 और यहाँ पे आ जाएगा 4 1 -3 2। चाहो तो 1/11 के अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो कर सकते हो, यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हो। अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे करना है ना, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये बनेगा 4/11 1/11 -3/11 and 2/11, right? So that's how you can find the inverse of a 2x2 matrix using the adjoint as well as the concept of determinant, है ना। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत हमारे पास नहीं होती है, ठीक है।